लोगों को दिल से धन्यवाद कि हम लोग हर वेडनेसडे को उतने ही स्पिरिट के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं। और क्योंकि बात हम लोगों के भविष्य की है, तो अपने भविष्य के निर्माता रचयिता जो भी कहा जाए वो हम खुद ही हैं। कोई और कुछ नहीं कर सकता है। कोई शिखा वर्मा आके आपको मोटिवेट कर सकती हैं, कोई सुशील सर आके आपको जागृत कर सकते हैं, लेकिन हम सब अपनी भविष्य के खुद जिम्मेदार हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी लोगों के प्यार के लिए। और होपफुली आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज की नीड है ये। बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, उन सभी विषयों को लेते हुए, कुछ अपनी जानकारी को एडेड ऑन करते हुए, उम्मीद पूरी है कि ये सेशन जब खत्म होगा तो यहाँ से बहुत सारी जानकारी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। और कुछ चीजें अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो इसी सेशन में छोड़ करके जाइएगा, बट अच्छी चीजों को अपने साथ लेकर के जरूर जाइएगा। इतनी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से रहेगी, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को एज अ फ्यूचर देख रहे हैं ना, तो यस, यही है फ्यूचर। अगर आज भी आप इस चीज को डिनाई करते हैं तो ये आप भूल कर रहे हैं। और वो सभी लोग जिसे हम लोग अपने साथ इस बिजनेस को बताना चाह रहे हैं और वो मना कर रहे हैं ना, तो वो नहीं जान रहे हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर जानते बूझते हम वो गलती दोबारा करते हैं तो यस ऑफ कोर्स हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यस, आज का जो सेशन है वो है डायरेक्ट सेलिंग पे। और आप सभी लोगों को पता है एटमी ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग का कुछ भ्रांतियां भी हैं, कुछ सत्यार्थ भी हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग है क्या, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो आपका एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप सीधे मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं। जो भी आपका प्रोडक्शन यूनिट होता है, आप उससे जुड़ते हैं और वहां से प्रोडक्ट को लेकर के सेल करते हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली सिस्टम। बट आज अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग कई सारी चीजों को डायरेक्ट सेलिंग समझने की भूल करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो थोक में सामान लेकर के आ रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट से, और उसको रिटेल प्राइस पर या अपना मार्जिन रख के जो भी उसकी प्राइस हो रही है उस पर वो अगर बेच रहे हैं तो वो एक डायरेक्ट सेलर है। या उस जगह पे आप जो फैक्ट्री आउटलेट्स वगैरह होते हैं, उससे अगर आप प्रोडक्ट लेकर के उसको अगर किसी मार्जिन पर लेकर के बेच रहे हैं तो आप एक डायरेक्ट सेलर हैं। तो अगर एक पार्ट से उसको देखा जाए तो वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा वो नहीं है। क्योंकि इन सारी चीजों को देखते हुए ही 1996 में आईडीएसए, क्योंकि इंडिया में ना कोई भी एक चीज निकलती पहले है उसकी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक्चुअल जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस था उसका जो स्टार्टिंग किया गया था और उसका जो रूप सामने निखर के आया वो कितने गलत तरीके से हो गया था, उन सारी चीजों को बैन करते हुए रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाया 1996 में आईडीएसए के नाम से, जो कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ये WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग काउंसिल के उससे आपका चल रहा है, जिसमें हमारे सीईओ भी कोर कमेटी मेंबर हैं। ये बहुत ही प्राउड की बात है हम लोगों के लिए। और उसी का एक पार्ट, क्योंकि अलग अलग कंट्री में इस एसोसिएशन को लीड करने के लिए भी चाहिए होती हैं, तो वहां पर आपका हर एक कंट्री का अलग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन होता है। सो द इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है वो आपका है आईडीएसए, क्योंकि चीजों को लगाम देना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस में जुड़ जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले मैंने नाम सुना था ई स्टोर कंपनी का, जिसमें लोग क्या करते थे कि कोई भी प्रोडक्ट होता था मार्केट से खरीद लेते थे और उसको कम दाम पे बेचना शुरू कर देते थे। अब कायदे से अगर देखा जाए तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी दूसरे प्रोडक्शन से लेकर के तो आ रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन उसका खुद का किया हुआ नहीं है। और इन सारी चीजों से लेते हुए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने एक रूल एस्टैब्लिश किया, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारी ऐसी कंपनियों पर अब कार्रवाई की जा रही है अगर वो उस रूल को फॉलो नहीं करते। जिसमें से कुछ चीजें, क्योंकि अगर हम आईडीएसए की बात करेंगे ना तो पूरा सेशन शायद कंप्लीट हो जाएगा, बट यहाँ पर आपकी वो क्वेरीज जो है वो शायद सॉर्टेड नहीं होंगे।
तो एक सिंपल आप ये समझ लीजिए कि अगर एक प्योर डायरेक्ट सेलिंग की बात आप करते हैं तो एक जेन्युइन लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होना चाहिए, जिसका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप वाकई, मैं ये नहीं कह रही कि आप एटोमी से जुड़े हैं इसलिए या मैं एटोमी से जुड़ी हूँ, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसी के न्यू मेंबर्स भी हों, तो अगर आप उस बिजनेस से जुड़े हैं जो आपको डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम पर है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि उसका खुद का क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्या वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर के आप क्या जो एंड सेल है वहां तक लेकर के जाने में आपको हेल्प कर रहा है। क्या उसके पास बाईबैक पॉलिसी है, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। आईडीएसए के रूल के हिसाब से आपकी कोई भी कंपनी होती है उसका एक बाईबैक पॉलिसी भी होना चाहिए। तो अगर इसको मैं एटॉमी के साथ आप लोगों को दिखाऊं ना तो हम निश्चिंत हैं, बिकॉज हम उस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं जिसका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कैरी के नाम से, और मैन्युफैक्चरिंग है हमारा कोलमार्क के नाम से। हमारे पास बाईबैक पॉलिसी भी है, क्योंकि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमसे अगर आप प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सूट करेगा या नहीं करेगा वो आपके बॉडी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार नेचुरल चीजें भी बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती हैं। तो वहां पर हमारी कंपनी ने हमको बाईबैक पॉलिसी दे रखी है कि 1 महीने के अंदर भी अगर आपका प्रोडक्ट विद अ सॉलिड रीजन अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उससे वापस कर सकते हैं। तो क्या आप जिस बिजनेस से जुड़े हैं वहां पर ये बाईबैक पॉलिसी है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अभी भी सतर्क हो जाइए। ऐसे प्लेटफॉर्म का चुनाव करना शुरू कर दीजिए जो आपके भविष्य को अंधकार में नहीं बल्कि भविष्य को उजाले की तरफ लेकर के जाए। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन के साथ कुछ चीजें दिखाना चाहूंगी कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है, क्या इसका भविष्य है, और अगर आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है आपके खुद के सबसे ओन बिजनेस में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ योर वेरी ओन बिजनेस, दैट इज एटॉमी। आप सभी का स्वागत है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। अगर डायरेक्ट सेलिंग को एक डिफिनेशन में देखा जाए ना, तो सीधा सीधा सा मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स away from a fixed retail location. It mostly markets its products through independent sales representatives person to person. इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आपका एटमी है, एमवे है, ऑरिफ्लेम है, एवॉन है, मोदी केयर है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो सीधा सीधा सा मतलब है कि जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीधे कंज्यूमर्स को, मतलब किसी भी रिटेलर होलसेलर की कोई जरूरत नहीं है। आप और आपका मैन्युफैक्चरिंग या आप या आपका ई कॉमर्स के साथ डायरेक्ट जो कनेक्शन है, जैसे हम लोगों का है, हमारा शॉपिंग मॉल है, हम सीधे वहां से परचेज करते हैं और प्रोडक्ट को हमारा जो भी कंज्यूमर होता है वहां तक पहुंचा देते हैं, या वाया खुद से लेकर के हम उन तक पहुंचाते हैं। अगर हमारी किसी भी चीज के लिए बात करें तो यहाँ पर कोई भी रिटेल शॉप की हमें जरूरत नहीं है। हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ है, जो कि पूरी तरह से विजिबल है, जिसके लिए हमारे जो लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं वो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे आपका जो भी कंज्यूमर बिजनेस है, कंज्यूमर कंप्लेंट्स भी अगर हैं तो हमारे लिए उसका कस्टमर हेल्पलाइन, जिसमें हमारे स्माइल पार्टनर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ये जो कुछ कंडीशंस है ना आईडीएससी के हिसाब से, वो सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के फॉलो होनी चाहिए आप जिस भी बिजनेस में हैं। और मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि मेरी एटमी इन सारी चीजों को फॉलो करती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं देखूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, व्हाट इज द रीजन। कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर बॉर्न सेल्स पर्सन नहीं होता है। मैं एज अ प्रोफेशनल अगर मैं अपना बताऊं तो मैं एक टीचर हूँ। क्या मैंने कभी सोचा था कि मैं प्रोडक्ट की रिटेलिंग करूंगी? कभी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता था, जेन्युइनली लगता ही था कि एज अ टीचर अगर मैं किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ तो कोई क्या कहेगा। ये सबसे बड़ा हमारा वीकर पॉइंट होता है, क्या कहेंगे लोग। बट यस, मेरे प्रोडक्ट्स ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि शिखा आप जिस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना,
वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। आप अपनी सोसाइटी को, आप अपने लोगों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने वाले हैं। आप उन्हें वो बिजनेस दे रहे हैं, आप उन्हें वो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जो उनके शरीर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट कभी नहीं होगा। फायदा नहीं करेगा ना करे, लेकिन उस प्रोडक्ट से होने वाला कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सो धीरे धीरे मैंने इस प्रोडक्ट को रिटेल करने के लिए बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट शुरू की। क्यों? मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं शुरू करती हूँ तो मुझे इसका क्या फायदा होगा। आई एम माई ओन बॉस। अगर आप अपने खुद के बॉस होना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज जॉब में आप कभी भी अपने बॉस नहीं बन सकते हैं। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आइए डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होकर के मिलके इसको करते हैं। अगर आप अपने उस पर्टिकुलर 7 to 2 या 9 to 5 या 10 to 10 या 7 to 7 की जॉब से फ्रीडम चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग ही आपका एकमात्र सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं। अगर आप अपने हिसाब से यहाँ पर लो इन्वेस्टमेंट में या कहा जाए नो इन्वेस्टमेंट में अगर बिजनेस करना चाहते हैं, तो सिर्फ एटमी ही आपके पास एकमात्र सोल्यूशन है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को ऑफर में लेकर के फिर वहां पर एमआरपी तक में उसको सेल कर सकते हैं, या जो भी आप अपना वहां पे मार्जिन रख के रिटेल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और दूसरा, वहां पे आप लोगों से ऑर्डर लेकर के अपने पॉइंट को एक्यूमुलेट करते जा सकते हैं, यानी कि लो और नो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जो कि और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में शायद पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको वहां पर बिजनेस करना है तो आपको हर मंथ वहां पर अपने लोगों से, मतलब अपनी टीम से भी पॉइंट लेने हैं, और साथ ही साथ आपको खुद के भी पॉइंट बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस पॉइंट लैप्स ना हो जाए। वी एटोमियंस आर टोटली फ्री। हम इससे एकदम निश्चिंत हैं। ऑर्डर है तो डलेगा, नहीं ऑर्डर है तो फिर आगे ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं उनसे फॉलो ऑन लेते हैं, और जिन लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपका अपने हिसाब से पे होना चाहिए। आपके पास अधिक है, जिस समय आपके पास बिजनेस में आपका अगर मान लीजिए मैचिंग कमीशन अगर ज्यादा आ रहा है तो आप उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस महीने आपकी इनकम नहीं आई उस बार नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने खुद के टाइम मैनेजमेंट के बॉस हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम तो ऑलरेडी अपने आप मिल जाएगी। अगर आप टाइम फ्रीडम के साथ अगर अपने बॉस हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो पीछे पीछे आनी ही है। और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए अगर हर समय रेजेस चाहिए, ये नहीं कि इस महीने अगर मैंने 4 छुट्टी करी तो मेरी सीएल कट जाएगी। अगर इस डर से मुक्त होकर के काम करना चाहते हैं कि अगर मैं छुट्टी पर भी जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो मेरे नीचे काम करने वाले लोग हैं, और उस महीने भी मुझे उस इनकम की कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। और अगर आप इन 5 चीजों के लिए तैयार है ना, तो ये बिजनेस खुले दिल से आपका वेट कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे इसके पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको बहुत सारे पैसिव इनकम के सोर्सेज बताए थे, और अगर आपने ध्यान दिया होगा या सेशंस को आपने री रिपीट करके सुना होगा तो आपने देखा होगा कि उन सारे बिजनेस के लिए आपको पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए। आपके पास एक अच्छा खासा फाइनेंस चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अगर है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी नहीं है तो यस, डायरेक्ट सेलिंग इज वेटिंग फॉर यू। अपने आप को इनहेंस करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर काम करना है, और उन सारी चीजों को अंजाम देते हुए ही आप यहाँ पर ग्रो करते हैं। और ना सिर्फ आप ग्रो करते हैं, आप अपनी 3 पीढ़ी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। और ना सिर्फ आपकी 3 पीढ़ी ग्रो करती है, आपके साथ वो जितने मेंबर्स जुड़े हैं उन सभी की 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई हैं। मतलब आप सोच के देखिए कितना पुण्य का काम हम लोग कर रहे हैं, बीइंग अ एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्यों ना इस बिजनेस को दिल से करें, सिर्फ प्रेशराइज होकर के ना करें।
दिल से करके देखे तो इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास कुछ सक्सेस टिप्स है, जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ और आप सभी लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूंगी। क्योंकि सिर्फ बिजनेस कर लेना, बिजनेस ज्वाइन कर लेना, डॉक्यूमेंट दे देना और ये सोचना कि बिजनेस में अपने आप नॉन वर्किंग, आजकल होता है ना नॉन वर्किंग, आप सिर्फ आईडी लगा दो और उसके बाद से नॉन वर्किंग इनकम आपको मिलती रहेगी, तो बिल्कुल नहीं। दूर से ही राम राम है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जितनी मेहनत करोगे, आपकी टीम आपको देख रही है। आप अगर आलस करोगे तो टीम में उतना मल्टीप्लिकेशन दे, सोच करके देख लीजिए कि कितना आलस डुप्लीकेट होगा। अगर आप एक्टिव लीडर है तो सोच लीजिए कितनी एक्टिविटी डुप्लीकेट होगी। यानी कि आप अपनी टीम के नुकसान के और फायदे के भी जिम्मेदार हैं। तो क्यों ना इस नुकसान को फायदे में कन्वर्ट करें, क्यों ना अपनी टीम को एक्टिव सपोर्ट दिया जाए और उन्हें ये दिखाया जाए कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो भाई या बहन आप क्यों बैठे हैं, आपको भी उतनी लगन से करना चाहिए, क्योंकि आप भी किसी के लीडर हैं। तो बीइंग अ लीडर, आपको उस लीडरशिप की मान रखनी होगी। उसके लिए कुछ सक्सेस टिप्स अगर हम देखें यहाँ पर, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आप लोग को जानकारी दूं कि ये सक्सेस टिप्स क्या क्या हो सकते हैं। बी अ गोल सेटर। और अभी यहाँ पे मैं आपको जितनी चीजें बताऊंगी ना, वो सब आप लोग को पता है। मजे की बात तो ये है कि ये सब हम लोग को पता है, हम प्रकांड पंडित हैं सभी लोग, फिर भी हम यहाँ पर हमेशा यही रोना रोते हैं कि कोई सुन नहीं रहा। तो इन सारी चीजों को किस तरीके से आप फॉलो करेंगे और किस तरीके से इनको आप पॉजिटिव वे में लेकर के काम करते रहेंगे, ये किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, उस पर काम करेंगे। और इस सेशन के एंड तक ये 10 चीजें अगर आपने क्लियर कर ली और फॉलो कर ली, तो ये मेरा पूरा मानना है कि एटॉमी में कोई भी फेल्योर कभी नहीं होगा। सक्सेस जितनी आप मेहनत करेंगे, क्योंकि आपको ही आपकी टीम देख रही है, तो आपकी टीम भी उसी तरीके से करेगी। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे? गोल सेटर बनना है, लिस्ट मेकर बनना है, मतलब लिस्ट भी बनानी है। कैसा गोल सेट करना है, कैसी लिस्ट बनानी है, उन सारी चीजों पे अभी हम बात करते हैं। बी इंथुजियास्टिक। जितने आप इंथुसियास्टिक होंगे ना, हम वही आप पसंद करेंगे। फोकस ऑन आस्क, क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। एक्सपेक्ट नोज, हमेशा नोज को एक्सपेक्टेड रखिए कि वो रिजेक्शंस आपको मिलनी ही है। रिजेक्शन सोच के जाएंगे और मिलेगी तो कोई तकलीफ नहीं होगी। वहां पर अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख के जाएंगे और फिर रिजेक्शंस मिलेंगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अपने टाइम को शेड्यूल करिए। बी पॉजिटिव। हैव एन ऑफिस एरिया, आपके पास काम करने का एक पर्टिकुलर एरिया भी होना चाहिए। बी इन्वॉल्व, अपने बिजनेस में घुस जाइए पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। हैंडल मनी विथ इंटेलिजेंस, अपना जो भी आपका पैसा आने वाला है ना, उसको इंटेलिजेंस के साथ, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता के साथ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये 9 चरण अगर आपने पार कर लिए तो पैसा नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी अ गोल सेटर। बड़े आराम से शिखा मैम ने कह दिया, बी ए गोल सेटर। मैम डेली गोल सेट करते हैं, कुछ नहीं होता, ये सब बेकार चीजें है ना। बट हम गोल सेट कैसे करते हैं उस पर मैटर करता है। हम क्या गोल सेट करते हैं? यस इंपीरियल बनना है, इंपीरियल बनना है। नहीं, इंपीरियल बनना कोई गोल नहीं है, वो आपका कैसल अंदर एयर कहा जाएगा, हवाई महल। गोल होना चाहिए कि आज मुझे मेरे टीम के 5 लोगों से मिलना है। और गोल ये होना चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम तक अपने आप को प्रूव करना है। गोल ये होना चाहिए कि मुझे एक कार लेनी है, लेकिन कितने से दिन में लेनी है, कितने महीने में लेनी है, वो गोल सेट करना। मुझे एक नया मकान बनाना है, मुझे मेरे बच्चों को एजुकेशन दिलानी। क्यों? क्योंकि ये जो गोल्स है ना, ये शायद प्रूव हो सकते हैं, ये शायद क्लियर हो सकते हैं और ये शायद फुलफिल भी हो सकते हैं अगर आप इन गोल्स को फॉलो करते हैं। गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स पूरी तरह से आपके यहाँ पर, अगर एक सिंपल शब्दों में देखें,
तो आपके गोल्स का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो स्मार्टली होना चाहिए। गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब ऐसा जिसको आप फॉलो कर सके, ऐसा नहीं कि बनाए और कल फिर मिटा दे। गोल इज ऑल्सो स्पेसिफिक। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। गोल मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब जिसे आप खुद ये समझ सके कि अच्छा मैंने 10 लोगों से बात करने का सोचा था, ओह आज मैंने सिर्फ 5 लोगों से बात किया, कोई बात नहीं, कल मैं इस जो 5 वाला जो लैप हुआ है आज का उसको कल वाले में कंक्लूड करूंगा। यानी कि कल का जो 10 मैंने अटेंडम लिया था उसको मैंने +5 और कर दिया, मैंने 15 लोगों को। और वो मेजरेबल अगर है, आपने अगर ये नोटिस किया कि आपने सिर्फ 5 लोगों से बात करी है और आप खुद में रिग्रेट अगर कर रहे हो कि यार प्लीज, ओह मैंने सिर्फ 5 लोगों से ही बात करी, 5 गए, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे उसके लिए एफर्ट डालेंगे। दैट मीन्स कि गोल कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, आपके पहुंच में होना चाहिए, अटेंडेबल या अग्रीड होना चाहिए, आपके लिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए, यानी कि आप खुद को चैलेंज करेंगे कि मुझे ये काम करके दिखाना है। क्या शिखा वर्मा आप ये कर सकते हो? अगर आप खुद को चैलेंज करते हो ना, तो दैट मीन्स कि आप एक अपने लिए गोल सेट कर रहे हो और आप उसे प्रूव करने के लिए जी जान लगाओ, क्योंकि वो आपके पोटेंशियल के हिसाब से चैलेंज होगा। क्योंकि अगर दूसरा कोई देता है तो वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से होता है, उसके IQ लेवल के हिसाब से होता है, उसके गोल सेट के हिसाब से होता है। बट अगर आप अपने आप को एक देते हैं चैलेंज ना, तो आप उसके लिए अग्री होते हैं। ए स्टैंड फॉर अग्री, कि मुझे ये चैलेंज लेना है और एक्सेप्ट भी करना है। आर स्टैंड फॉर रिलेटिव। यहाँ पर रिलेटिव होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, हवाई के लिए नहीं। उतना ही अपने लिए गोल सेट करिए जितना वाकई आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 2 लोगों से बात कर सकती हूँ तो मैं 2 ही लोगों का गोल सेट करूंगी। अगर मुझे लगता है कि मैं बेबी क्रीम का ही डेमो इनको अच्छे से दे पाऊंगी तो मैं सिर्फ बेबी क्रीम के ही डेमो पे फोकस करूंगी। अगर मुझे लगता है कि मुझे सामने वाले को इवनिंग केयर सेट का डेमो देना है और वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, तो मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट लेकर के उसके पास जाऊंगी और उसी पर फोकस करूंगी कि उसी का डेमो दिया जाए। क्यों? क्योंकि मेरा परफेक्शन उसमें है। तो गोल स्मार्टली सेलेक्ट करिए। गोल शुड बी प्योर। गोल आपके पॉजिटिव होने चाहिए, अंडरस्टूड होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव मतलब सत्यार्थ होने चाहिए। ऐसे गोल जो आप लग रहा है कि हो जाएगा, उसके लिए आप पूरा जी जान लगा दोगे। मुझे लग रहा है कि मैं अगर इवनिंग केयर सेट का डेमो देने के लिए जाऊंगी तो सबसे पहले उस डेमो को मैं अपने ऊपर देखूंगी। ओके, इतना टाइम लग रहा है मुझे इस कंप्लीट डेमो में, ये क्वेरीज आती हैं और इसका ये आंसर मुझे करना है। शीशे के सामने खड़े होकर के शिखा वर्मा खुद को प्रिपेयर करेंगे एंड दैट्स फाइनल। मैं रेडी रहूंगी कि यस नाउ आई एम रेडी, कि अब मुझे उस चीज के लिए पॉजिटिवली हैंडल करने की वाइब्स मिली हैं, मैं इसको कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसकी यूजर हूँ, तो मैं उसके डेमो को अच्छे से कॉन्फ़िगर कर सकती हूँ। अंडरस्टैंडिंग मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इवनिंग केयर का सेट है, मैं उसकी यूजर हूँ डेली। तो वहां पर अगर कुछ भी क्वेरी वो पूछता है मेरा कंज्यूमर, तो मैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकती हूँ। ये मेरा अंडरस्टूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेकर के पहुंच गए हैं सेट, उसने अगर कुछ भी पूछा तो अपने किसी अपलाइन को कॉल करने लगे या अपने किसी को, ये आपका बैड इम्पैक्ट दिखाएगा, ये आपका लो कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि सिर्फ आप बस प्रोडक्ट को देने चले। तो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। अपने प्रोडक्ट की जानकारी रखिए, उसे अंडरस्टूड रखिए कि वो आपको आता ही है, उसके लिए आप पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए। रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ऐसा गोल रखिए जो आप खुद को पचा सके कि यस मैंने टारगेट तो ले लिया कि मुझे इस महीने सेल्स मास्टर बनना है, और मैं खुद उस चीज को नहीं अगर पचा पा रही हूँ कि भाई होगा कैसे, ठान तो लिया है, पर मुझे मेरी टीम में वैसा कुछ भी अगर नहीं दिख रहा है,
दैट मीन्स कि वो रेलिवेंट नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, खुद को अश्योर करना है, उस रियलिस्टिक गोल को सेट करना है, और उसके लिए पहले अपनी टीम पर काम करना है, अपनी टीम को उतना पोटेंशियलाइज करना है कि यस, अब जब मैं कभी भी अपने गोल को एज अ सेल्स मास्टर, एज अ डायमंड मास्टर अगर लेकर के चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो इट विल बी डेफिनेटली कंप्लीट। क्यों? क्योंकि अब मेरा माइंडसेट तैयार है और वही पॉजिटिविटी मैंने मेरी टीम को भी प्रोवाइड करी हुई है। एथिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो। और क्योंकि ये एटमी बिजनेस के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत अगर जान रहे हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत ही एथिकल है। तो यहाँ पर किसी भी नॉन एथिकल चीजों की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो बिजनेस हमेशा अगर करिए तो पॉजिटिव वे में करिए, एथिकल वे में करिए, कि आपकी वजह से किसी को भी कोई भी तकलीफ ना पहुंचे, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि जो गोल हो शुड बी क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट आपका गोल होना चाहिए। यानी कि चैलेंजिंग भी होना चाहिए, लीगल भी होना चाहिए, एनवायरमेंटली साउंड भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए और रिकॉर्डेड भी होना चाहिए। मतलब अगर आपको गोल, अगर आपने एज अ चैलेंज लिया है, और वो चैलेंज आप जिस दिन भी अपने आप को दे रहे हैं और जिस दिन भी आप उस चैलेंज को फुलफिल कर पा रहे हैं, तो वो जो खुशी होगी ना, वो आपका गोल सेटिंग का रिजल्ट है। क्योंकि आपने अपने आप को जो गोल दिया था, आपने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, आपने उसमें इम्प्रोवाइज करते हुए अपने चैलेंजेस को फुलफिल किया है। सो द गोल शुड बी चैलेंजिंग, बट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको खुशी और सुकून मिले और आपकी टीम भी आप पर गर्व कर सके। लीगल होना चाहिए, हम लोग हैं, हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो फ्रॉड के उसमें हो या स्कैम्स हो। हम खुलेआम से कह सकते हैं कि अगर हमारे एटमी बिजनेस के बारे में हमें चैलेंज करता है कोई, तो हम उसका A to Z जवाब देने को तैयार हैं। और ये हमारे में नहीं, ये हमारी टीम में भी होना चाहिए। और इसके लिए हमारी टीम को जब जब हमारी जरूरत होगी, हम वहां पर खड़े होने चाहिए। क्योंकि टीम में जरा सी भी मिसलीड आपका पूरा बना बनाया बिजनेस बेकार कर सकती है। तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को टीम में भेजें, और लोगों की जितनी भी क्वेरीज होती है ना, उनको सॉर्ट करने की कोशिश करें पॉजिटिवली। कई बार होता है कि लोग उलूल जुलूल से क्वेश्चंस पूछते हैं, कई बार लोग परेशान करने के लिए भी पूछते हैं। चैलेंजेस है वो, उनको हमें एक्सेप्ट करना है, उनको हमें पॉजिटिवली हैंडल करना होगा। क्योंकि हमारा एक शायद गलत तरीके से जवाब देना या थोड़ा सा रूड हो जाना टीम के कुछ लोगों पर भी गलत इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि हम यहाँ पर यही कहते हैं ना कि हमारे एक क्वेश्चन के जवाब से बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉर्ट होती है। तो हो सकता है ना कि हमारे एक रूड आंसर की वजह से बहुत सारे लोग भी नेगेटिव हो जाए। तो इसलिए हमेशा अपने जो भी आपके चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को सही तरीके से हमें फुलफिल करना होगा लीगली। मतलब उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा हरकत नहीं होनी चाहिए जो गैर कानूनी है। तो लीगल हमारे एटमी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इलीगल हो। और हम लोगों के काम करने का तरीका पूरी तरह से क्लियर है। हम अपने, क्योंकि गोल हमारा सेट है, स्मार्टली गोल हमने बनाया है, प्योरली हैंडल कर रहे हैं और क्लियर विजन है, तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। एनवायरमेंटली साउंड, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि दे आर इको फ्रेंडली। और अभी अगर आप लोग को पता भी हो, ब्लू ओशन का जो एटमी का प्रोजेक्ट है, उसमें हम जीरो प्लास्टिक पर वर्क कर रहे हैं। यानी कि आगे के समय में एटमी के जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, इवन दूसरी कंट्रीज में अगर आप पैकेजिंग वगैरह, या अभी आप इंडिया में भी अगर देख रहे होंगे ना, कि पहले हम लोग की जो पैकेजिंग में बबल पेपर्स वगैरह आ रहे थे, वो अब धीरे धीरे रिप्लेस करके ब्राउन शीट्स या दूसरी तरह की ब्राउन कटिंग्स जो होती हैं, उन तरीकों के पैकिंग में हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मतलब ये धीरे धीरे हमारा जो ब्लू ओशन वाला सिस्टम है, ये प्लास्टिक से जीरो प्लास्टिक की तरफ हम लोगों को लेकर के चल रहा है, फॉर द इको फ्रेंडली। और जितने भी हमारे कंटेनर्स है, हमारी बॉटल्स हैं, या हमारे जो भी ट्यूब्स हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, वो सारे आपके रिसाइक्लेबल हैं, इको फ्रेंडली हैं। तो आप निश्चिंत होकर के यूज करिए। अगर आप किसी को कहीं डंप भी करते हैं, थ्रो भी करते हैं, वैसे तो कहीं हमें किसी भी तरह इसको थ्रो करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप इसे रीयूज में ला सकते हैं। बट इन केस अगर आप इसे कहीं डंप कर रहे हैं,
तो फिर आप निश्चिंत से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा हानिकारक एलिमेंट नहीं है जो नुकसान पहुंचेगा। और धीरे धीरे ये भी रिड्यूस किए जाएंगे और इनको रिप्लेस किया जाएगा। उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी से बेहतर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज हम इस बारे में सोचना शुरू करें ना, कंपनी ने ऑलरेडी उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकाल रखा होगा। ऐसे ही ब्लू ओशन जैसे स्कीम को, या अपने जो भी हमारा कहते हैं ना रेजिम है, उसको फॉलो करने के लिए कंपनी हवा में कुछ भी नहीं करती है। विद सॉलिड प्लानिंग वो इस चीज पर फोकस कर रही है, और डेफिनेटली 1 साल के अंदर आप लोगों को इसका रिजल्ट भी देखने मिलेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से एनवायरमेंटली साउंड भी है। अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका गोल, क्लियर है आप। तो अप्रोप्रिएट आपका गोल है कि भाई मुझे ये करना है तो करना है। उसके लिए कल को कोई मेरे पास दूसरी स्कीम लेकर के आता है कि भाई इसमें इतने रुपए लगा दो और उसके बाद से तो तुम बैठ जाओ, फिर यहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सिस्टम है। तो आप अगर अपने बिजनेस पे अश्योरिटी रख रहे हैं तो पूरी तरह से अश्योर होकर के काम करिए। यही बिजनेस आपको आपका फ्यूचर प्रोवाइड करने वाला है, और बाकी सारी चीजें मोह माया है। आर टू रिकॉर्डेड फिक्स्ड होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से रिजिड होने चाहिए आप अपने प्लान के लिए। और अगर यकीन मानिए, अगर आपका गोल स्मार्टली है, अगर आप प्योरली इसको कर रहे हैं, विजन आपका क्लियर है, नो वन कैन बीट यू। कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता है, इवन नॉट यू। आप भी अपने आप को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर द ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस और इधर फॉर द फेल्यूर। तो इन 3 चीजों पर जरूर फोकस करें जब भी आप अपने गोल को डिसाइड करते हैं। एंड गोल शुड बी अकम्प्लिश्ड इन डे, आइदर वीक, मंथ। मतलब जब भी आप गोल को सेट करिए, तो गोल आपका ऐसा सेट होना चाहिए कि आप उसे पर डे के हिसाब से रखते हो, या वीकली रखते हो, या मंथली रखते हो, इट इज अप टू यू। जो भी आपका पोटेंशियल है आप उस पर वर्क करें। सेकंड, हम लोगों ने बात करी थी बी अ लिस्ट मेकर। हम लोग ना हवा में काम करते हैं। अच्छा आज हम ये ना करेंगे, अच्छा उनसे बात करनी है, ठीक है कर लेंगे। अरे परसों थी ना मीटिंग, कोई नहीं 2 दिन और एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम खुद की चीजों को ही आगे टू आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर वाकई आप अर्निंग करने आए हैं तो, अगर वाकई आपका विजन क्लियर है, प्योर है, स्मार्ट है, आप एक गोल सेटर हो चुके हैं अगर, तो आपको एक लिस्ट मेकर होना चाहिए। आपकी टू डू लिस्ट होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी लिस्टिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो आपके आगे आने वाले दिनों में आप कैसे फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि आप जैसा, ऑब्वियसली बात है कि अगर आप जैसा देखेंगे दिखाएंगे वही आपके लोग फॉलो करेंगे। आप अगर एक दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन रेस्ट कर रहे हैं, तो आपका लीडर भी आपसे और महान है। वो एक दिन काम करेगा, 1 महीना रेस्ट करेगा। उसके नीचे वाला और महान, एक दिन रेस्ट करेगा, एक दिन काम करेगा, 6 दिन रेस्ट करेगा। तो ये चीजें हम कहते हैं ना डुप्लीकेसी। तो यहाँ डुप्लीकेसी हर चीज की होती है। आप अगर मेहनत करोगे तो वो डुप्लीकेट होगा, अगर आप रेस्ट करोगे तो वो भी डुप्लीकेट होगा। तो आपको एक लिस्ट मेकर होना चाहिए। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सारी चीजों की लिस्टिंग आपके पास होनी चाहिए। हर दिन आपकी वो लिस्ट के चीजों को आपको शाम के समय देखना होगा। अगर आप इवनिंग में नेक्स्ट डे का अपना टू डू लिस्ट बना रहे हैं, तो उस पूरे दिन के बाद जब आप शाम को घर पर आते हैं तो अपनी लिस्ट को चेकआउट जरूर करिए कि इस टू डू लिस्ट में से आपने क्या किया, क्या नहीं किया, और जो नहीं हुआ है उसको मार्क करिए अपने कैलेंडर पे, और नेक्स्ट डे की जो टू डू लिस्ट बनाइए उसको एडेड ऑन करिए। मतलब नेक्स्ट डे की जो टू डू लिस्ट है, वो जो आपकी ऑलरेडी आपने बना करके सोच रखा है उसको लिखिए, और उसमें ये प्रीवियस वाला जो स्किप हो गया था उसको भी ऐड करिए। तो टू डू लिस्ट जरूर होनी चाहिए हम सभी के पास, क्योंकि बिना किसी लिस्टिंग के अगर आप काम कर रहे हो, रिजल्ट तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं मिलेगा जो एक्चुअली आपके पास है। जिस पोटेंशियल के साथ आप यहाँ पर 80 लाख रुपए तक की बात करते हैं ना, यहाँ पे हम 1321 से लेकर के 80,000 रुपए पर डे तक की बात करते हैं, और यहाँ पर हम 66 करोड़ प्लस की बात करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जब तक हम वहां पर नहीं आए। तो ये जो कल सुशील सर ने 66+ करोड़ बोला था, सच में अगर आप सोच के देखिए तो वो 66 करोड़ आपके लिए रखे थोड़ी हैं, वो आपको कमाने हैं। रखे हुए हैं
लेकिन आपकी मेहनत के ऊपर, जितनी देर तक मेहनत अपनी दिखाओगे आप, वो उतना ही आपसे दूर होता जाएगा। रखा तो आपके लिए ही है वो, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी गोल सेटिंग पे एंड द लिस्ट प्रिपरेशन। नेक्स्ट, बी इंथुजियास्टिक। आपका जो इंथुजियाज्म होता है ना, वो आपकी टीम में जाना चाहिए। व्हाट द पैशनेट यू आर, वो आपकी टीम में जाना चाहिए। हर समय ये सोच करके उदास रहना कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप यही चीज अपनी टीम में भी फॉलो करा रहे हो। वो भी यही बोलेगा कि मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। एंड द थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, एवरीबॉडी विल सेइंग हमसे नहीं हो पा रहा है, एंड द टीम विल गॉन डाउन। फाइनली क्या होगा, आपकी वो लाइन बन। तो आपको क्या होना है, इंथुजियास्टिक होना पड़ेगा। कई बार आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो। इंथुजियाज्म का मतलब होता है हाई ऑक्टेन फ्यूल। हाई ऑक्टेन फ्यूल अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बताऊं, हाई ऑक्टेन फ्यूल उसको कहते हैं जो ऑटो इग्निशन पे होता है। बस जरा सा उसको लिटअप मिला नहीं कि वो जल जाता है, बस एक मौका चाहिए, जरा सा एक चिंगारी, ज्वाला निकलने लगती है। तो वो ऑटो इग्निशन आपके में होना चाहिए कि आपने सामने देखा कि भाई इसके बाल झड़े हुए हैं, दिमाग में सैंगोडान टॉनिक घूमने लगा, कैसे बताएं इसको, कैसे बताएं। और रियली बताऊं कि ये चीज होती है हम लोगों के साथ। मेरे सामने अगर कोई ऐसा बंदा बैठता है ना, तो मेरे को अंदर से मतलब लगता है इसको कैसे प्रोवाइड करे, इसको कैसे सजेस्ट, कैसे इससे बात करें। मैं उसको नहीं जान रही हूँ, लेकिन वो जो उसके बालों का प्रॉब्लम है ना, वो मुझे इन्फोर्स करता है कि यस इसको आपकी जरूरत है। तो वो इंथुजियाज्म आपको खुद में लाना पड़ेगा, वो ऑटो इग्निशन आपको खुद में लाना होगा। क्योंकि कोई आपके पास चल के नहीं आएगा कि शिखा अपना प्रोडक्ट मुझे दो। क्योंकि जितना ईगो आपने भर रखा है ना, उससे कहीं ज्यादा ईगोइस्टिक सामने वाला भी है। मैं ही क्यों जाऊं, वो क्यों नहीं आएगी, बिजनेस वो कर रही है, मैं थोड़ी। वो बताएगी तो मैं उससे ले लूंगी प्रोडक्ट, नहीं बताएगी तो कोई बात नहीं, मार्केट में बहुत सारे हैं। हमें क्या करना, हमें जाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उतने इंथुजियास्टिकली जाना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस अपने फेस पे लाना पड़ेगा। यार देखो, आप मेरे बाल देखो, आपने पहले मेरे बाल देखे होंगे ना, कैसे थे मेरे बाल, अभी देखो कैसे हो रहा है। वो सामने वाले को उससे कोरिलेट करो, सामने वाले को ऐसे फील कराइए कि यस इसके भी तो बाल खराब थे। वो पूछता है आप भी वही यूज करते हो, हाँ भाई मैं वही यूज करती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं यूज करती हूँ। तो अभी आप निश्चिंत हो, हाँ एकदम। मेरा तो जब से मैंने लगाना शुरू किया ना, आप ये समझो कि मेरा जो मिड पार्टिंग था ना, ये पूरा चौड़ा सा रास्ता हो पड़ा था, अभी एकदम पतली संकरी गली सी में है। ये हाईवे से स्ट्रीट में कन्वर्ट हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो है एक पतला सा एकदम, अगर मैं निकालूंगी पार्टीशन तभी ये मुझे दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो सामने वाले को अपना वो कॉन्फिडेंस, वो इंथुजियाज्म जो अंदर आपके एक्साइटमेंट है ना, वो दिखना चाहिए कि यस ये बिजनेस नहीं कर रही है, ये मेरी कंसर्न है, ये मेरे भले की बात कर रही है। हर चीज में बिजनेस नहीं देखिए, कंसर्न होइए, बिजनेस अपने आप हो जाए। फोकस ऑन आस्क। हम लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं। वही है, क्या कहेंगे लोग, कहने दीजिए। ये जो चार लोग हैं ना, इनके जिनमें काम ही कुछ नहीं है। और सही मायने में तो ये चार लोग हैं ही नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन रेजर बनिए। नहीं आता है तो भी क्वेश्चन रेज करिए कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। शिखा वर्मा, आप एक टीचर हो, आपके पास एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी आ रही है पर मंथ, फिर क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग करना है। तो यस ऑफ कोर्स आज मैं केपेबल हूँ मेरी टीचिंग की जॉब के लिए, बट आज से 10 साल 20 साल के बाद मैं केपेबल नहीं रहूंगी। उस समय शिखा वर्मा के पास ऑप्शन क्या होगा, क्या फिर से एक नया रेज करना, क्या फिर से नया एक स्टार्टअप ढूंढना, या उस एज में जाकर के एंजॉय करना कि यस बैक पैक है मेरा, निकलते हैं इस जगह वेकेशन पे। तो उसमें पास्ट में जाकर के मुझे क्या हुआ मेरे साथ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए जो मेरे पास आज का पोटेंशियल है प्रेजेंट में ना, उसके लिए मुझे क्वेश्चंस रेज करने वाला होना पड़ेगा। क्वेश्चंस फॉर अपॉइंटमेंट कहते हैं कि आस्किंग
जब आप क्वेश्चन के लिए बात करते ना, तो ये क्वेश्चंस आपके बिजनेस में भी आने चाहिए। जैसे, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन किसी से पूछते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर मिलेगा वो या तो हाँ में मिलेगा या तो ना में मिलेगा। मिल सकती हूँ वाले क्वेश्चन पे ना में मोस्टली नहीं ही जवाब मिलता, वो सिर्फ होता हाँ क्यों नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा ना, तो आपको एक रास्ता मिला। अगर आप एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन आप जाते हैं और वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपको ये प्रोडक्ट यूज करा था, इसका क्या रिजल्ट है, आपका क्या रिव्यू है, डेफिनेटली यू आर श्योर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, दो ही आंसर मिल सकते हैं। नेगेटिव की संभावना बहुत कम है, पॉजिटिव की संभावना बहुत अधिक है। तो क्वेश्चन पूछने से डरिए नहीं, क्योंकि वहां पर आपकी सेल्स क्लोज होने वाली है। आपने जिसको प्रोडक्ट दिया है ना, उससे क्वेश्चन पूछने में जरा सी भी कोताही ना करिए। आस्क फॉर देयर नीड। आपको लगता है कि सामने वाले को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आप उसकी नीड के लिए क्वेश्चन जरूर पूछिए। वो आपको उस तक लेकर के जाएगा और आपका वहां से बिजनेस ग्रो करेगा। बट अगर आप संकोच करोगे, तो वहां पर बिजनेस का कोई भी स्कोप नहीं होगा। उनकी प्रॉब्लम्स को पूछिए। प्रॉब्लम पूछेंगे, प्रॉब्लम पता चलेगी, तो आपके पास सोल्यूशन अगर है तो आप दे पाएंगे, और सोल्यूशन अगर देते हैं तो बिजनेस के लिए रास्ता खुलेगा खुलेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि आप कंसर्न है, तो वहां पर एक रिलेशन बिल्डअप भी होगा। ऑलवेज रिमेम्बर, नॉट एवरीथिंग इज फॉर बिजनेस ओनली। डायरेक्ट सेलिंग में रिलेशन बिल्डअप सबसे पहले बहुत जरूरी है। बिजनेस अपने आप होता है यहाँ पर। आस्क फॉर रेफरल्स। अगर आपके पास कोई आता है कि आपके पास मेरे को ये पता चला है, तो आप उससे ये चीज पूछे कि किसने आपको बताया। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपके लिए कंसर्न होगा, तभी उसने बताया होगा, या वो भी आपके पास आना चाह रहा होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो आप उस तक पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि अब आपके पास दो दो कंज्यूमर्स होने वाले, एक जिसने आपके पास आकर के ऑप्शन दिया, एंड द सेकेंड वन जिसने उसको बताया। तो आपके पास आस्किंग होनी चाहिए। बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन रेजर, अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिलवेड वंस के लिए आस्किंग रेजर्स बनिए। क्यों? क्योंकि यही आस्किंग क्वेश्चंस आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स तक लेकर के जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछने में कभी भी कोई भी कमी ना करें, और क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर या तो आपके पास होगा या सामने से जरूर मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। फिफ्थ था एक्सपेक्ट नोज। हमेशा नहीं सुनने के लिए रेडी रहिए। क्योंकि होता क्या है ना, कि जब हम उम्मीद करते हैं और फिर हमें वहां से निराशा मिलती है, तो हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। उसने मना कर दिया, और आप ये सोच के जाओ ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगा, 10 ने मना किया, एक और ने मना कर दिया, खत्म काम। पर जाए ही नहीं, और उससे हम बात ही नहीं करें, क्या पता वो हाँ करने के लिए बैठा हो सकता है जिस प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो वो उसकी नीड रही हो, बट आपने सोचा होगा कि नहीं होगा, तो उस वजह से आपने उसको बताया ही नहीं या सुना ही नहीं। तो हमेशा उम्मीद क्या करके जाइए कि रिजेक्शन ही मिलेगा, एंड देन वहां से जब एक वो यस आता है ना, सही मायने में ये आपका बिजनेस होगा। क्यों? क्योंकि वो एक लीड आपके आगे के फ्यूचर बिजनेस के लिए आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगी, और फिर आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे नेक्स्ट वाले नो को सुनने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट भी आपको यस मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ऑलरेडी आपको तैयार रहना पड़ेगा नो सुनने के लिए, क्योंकि दिमाग में नो बसा के जाएंगे ना, तो अगर हाँ मिलेगा तो खुशी मिलेगी, लेकिन अगर हाँ का सोच के जाइएगा और फिर नो मिलता है ना, तो बहुत ज्यादा निराश हम लोग हो जाते हैं। हम खुद के लिए ही वहां पर एक नेगेटिविटी क्रिएट करने लगते हैं। और वो गाना भी तो है ना, एक नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। तो सोचिए, जब पुराने समय में ये हो सकता था कि लोग ना ना करते करते हाँ में कन्वर्ट कर लेते थे। और वहां पर है हमारे जो पंजाबी सॉन्ग है, नाना साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, नाना नाना नारे। तो ये सारी चीजें क्या है, वो एक पॉजिटिविटी तो है। आपको ना सुनने का आदी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना सुनने के आदी होने को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो जो हाँ की खुशी आपको मिलेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब सुबह होने वाली होती है ना, उसके पहले का जो अंधेरा होता है वो बहुत घना होता है।
लेकिन इसका ये श्योर मतलब होता है कि सुबेरा जो होगा ना वो बहुत ही प्लीजेंट होगा। तो यस, रेडी टू लिसन, नो, क्योंकि अब आप तैयार हैं अपने उज्जवल सुनहरे सुबह के लिए। और रात का सुबह होता ही है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि रात के बाद फिर रात हो जाएगी, रात के बाद फिर रात हो जाएगी, रात के बाद सुबह ही आएगी। सो ऑलरेडी लिसन फॉर नो। शेड्यूल टाइम वाइजली। अब यहाँ पर एक चीज है कि अपना टाइम मैनेजमेंट, हमने बात करी थी कि व्हेन वी आर इन अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए इस बिजनेस को करते हैं, हमारा टाइम हमारे हाथों में है, तो उस टाइम को क्या करना है, हमें वाइजली काम करना। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सक्सेस इज सेल्स। सक्सेस क्या है, सेल्स करने में, बिजनेस को रिटेलिंग करने में, या आपको सेल क्लोजिंग करने में। तो 90% क्या होता है यहाँ पर, आपका एप्टीट्यूड काम करता है, और 10% क्या काम करता है, एप्टीट्यूड। 90% एप्टीट्यूड मतलब कि अगर आपका वो 10% सिर्फ आपकी नॉलेज है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो 90% वो कॉन्फिडेंस आपका वहां पर आपको खड़ा करता है। कई बार होता है कि यहाँ पे पूरी बेहतरीन डिस्क्रिप्शंस लेकर के भी हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं, और वहां पर एक छोटा सा बंदा ऐसा है जो बिजनेस के लिए, सेल्स के लिए ही बना है, वो जाकर के सारे प्रोडक्ट्स को सेल कराता है। वो उसका जो कन्फ्लुएंट होता है, उसका जो एफिकेसी होती है, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जो प्रोडक्ट को सेल करने का जो तगड़ा तरीका होता है ना, वो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एप्टीट्यूड उसका 10% ही है, बट जो 90% स्किल है उसकी सेल्स की ना, वो आपसे बेहतर बनाती है। तो अपने टाइम को कंज्यूम करिए 90% के हिसाब से, एटीट्यूड लेकर के आइए अपने, उस एटीट्यूड के लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग के साथ काम करना पड़ेगा। सेल्स मार्केट्स कहते हैं कि यहाँ पे आपके समय के पहियों को चेंज कर देता है। अगर आपने अपने इस एटीट्यूड पे, इस टाइम को वाइजली सिलेक्ट किया ना, तो आप अपने समय का पहिया खुद ही बदल सकते हैं। सुबह जल्दी जल्दी जगना, फटाफट फटाफट सारा खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को लंच देना, अपने लिए लंच पैक करना और मॉर्निंग में निकल जाना, ये मेरा शेड्यूल है। बट ये शेड्यूल मैं किसके लिए फॉलो करती हूँ, मेरे मैनेजमेंट के लिए, मेरे स्कूल के लिए, फॉर द फ्यूचर ऑफ माई स्कूल। बट अगर यही मैनेजमेंट मैंने अपने बिजनेस के लिए भी दिया, जो कि मैं देती हूँ, मैं अगर यहाँ पर स्कूल के लिए इतना पंक्चुअलिटी के साथ काम करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठते हुए उस 7 to 3 की जॉब के लिए, तो उसके बाद का शेड्यूल भी मैं टाइम से, वाइजली टाइम से मैनेज करती हूँ कि मुझे इतना टाइम मेरे एटमी के लिए देना है। इवन रोज जब मैं अपने स्कूल में भी होती हूँ, तो मेरा एक सेकंड फोन मेरे हाथ में रहता है, और जो वो लैप ऑफ ड्यूरेशन होता है मेरे पीरियड चेंजेस का, फर्स्ट पीरियड टू सेकंड पीरियड, सेकंड से थर्ड के बीच में जो वो टाइम लैप मुझे मिलता है, वो मेरा काम करता है मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बिकॉज उस समय वो जो टाइम मिलता है ना, वो टीचर्स टाइम होता है। जब तक एक टीचर जा रहा है, दूसरा आ रहा है, या आप अगर अपने स्टाफ रूम में अगर बैठे हैं, तो उन चीजों को यूज करें। आप अगर घर में हैं, तो सास बहू के सीरियल्स पे फोकस ना करें, या अगर सास बहू के सीरियल भी देख रहे हैं, बिकॉज एंटरटेनमेंट भी मस्त है, टाइम का मतलब दिमाग का रिफ्रेश होना भी जरूरी है, तो उस चीजों को अपना यूटिलाइज करें। अगर आपने अपने टाइम को वाइजली मेंटेन कर लिया, तो सेल जो है वो आपको परफॉर्मेंस ऑफ द डे भी आपकी नजर में बना सकती है, क्योंकि जिस दिन आपकी सेल जो होगी, क्लोज करोगे ना, आप खुद बड़े खुश होते हैं, अरे वाह, मैंने तो उनको सिर्फ 1000 रुपीज तक के प्रोडक्ट को सजेस्ट किया था, एंड व्हेन शी सी द प्रोडक्ट, उसने तो मेरा 6000 तक का बिल बना दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को मैनेज किया था, आपने अकॉर्डिंगली टाइम लिया था, आपने पंक्चुअलिटी दिखाई थी, और उस पे आपका बिजनेस हुआ। तो सोचिए, जब हम अपने जॉब के लिए इतना पंक्चुअल हो सकते हैं, और वो फिक्स्ड सैलरी के लिए, जिसमें कि आपका चेक कोई और लिखने वाला है, और आप उसके लिए काम करते हो इतनी पंक्चुअलिटी के साथ, तो क्या हमारे अपने बिजनेस के लिए, जहाँ पे अपने चेक के रिटर्न हम खुद हैं, क्या हम वहां पे पंक्चुअल नहीं हो सकते हैं? बट नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अभी कर लेते हैं, अच्छा कल मिल लेंगे, अच्छा उनसे ना परसों, ठीक है आज आप नहीं हो, कोई बात नहीं, हम मैं भी अभी 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं चौथे दिन पांचवें दिन में, तो नहीं। अगर आपके पास आज टाइम है, और अगर आपने उनसे डिस्कस किया है कि आज आप उनसे मिलोगे, तो आप उनसे मिलो, फोन पे बात कर लो, नहीं अगर मिल पा रहे हैं, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, तो आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए। लेकिन अपने टाइम को मैनेज करिए, क्योंकि सामने वाला भी देखता है ना
कि आप कितने पंक्चुअल हैं। और इट इज वेरी नेसेसरी कि जब भी आप इन चीजों पर फोकस करते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो आपको एक नया इंथुजियाज्म देता है। तो अपने टाइम को अकॉर्डिंगली शेड्यूल करना जरूरी है। बी पॉजिटिव इन एटीट्यूड। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीजों को रखिए, नकारात्मकता को आने ही नहीं दीजिए। मुझसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, जो लोग हमेशा रोते रहते हैं वैसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करिए। जो सीरियल्स आपको रोते रुलाते रहते हैं उन सीरियल से दूर रहिए। जो न्यूज आपको अंदर से तकलीफ पहुंचाते हैं वैसे न्यूज को शायद मत देखिए, तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहेंगे। आप उसमें नेगेटिविटी हटाने की कोशिश करिए। चावल जब आप बिनने बैठते हो तो उसमें से चावल चुन के बाहर नहीं फेंकते हो, आप उसमें से कंकड़ चुन के बाहर फेंकते हो। तो अपनी जिंदगी के जो नेगेटिव कंकर्स हैं उन्हें चुनने वाले आप खुद बनिए। पॉजिटिविटी आपके पास ही है, सिर्फ उस नकारात्मक क्षणों को हमें अपने आप से दूर हटाना है। तो इन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है, और ये ध्यान में हमेशा रखना है कि जैसी वाइब्स हम सिलेक्ट करते हैं ना, वैसी ही चीजों के साथ हमारा पाला पड़ने का। आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन सवेरे सवेरे आपने घर से खाना खा के नहीं निकलेंगे आप, आपको उस दिन भूख भी तगड़ी लगेगी। और अगर घर से खाना खा के नहीं निकले, उस दिन ऐसा कुछ हो जाता है कि दिन भर आप भूखे रह जाते हैं। क्यों? घर से खाना क्यों नहीं खा के निकले होंगे? या तो हो सकता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया हो, या तो आपके दिमाग में कुछ फ्रस्ट्रेशन रही हो, या किसी बात पे नाराज हुए हो, तभी आप वहां पर खाना खा के नहीं निकले। और उस पूरा दिन आपका जो एटीट्यूड रहता है ना, वो नेगेटिव होता जाता है। ऑलवेज थॉट पॉजिटिवली। आप वैसे लोगों की, हिंदी में कहावत भी है, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल थी। आज सवेरे मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी आया था कि कई सारी बकरियां चर रही थी, और उसमें एक डॉगी भी था। वो डॉगी भी घास खा रहा था। सो इट्स प्रूवन कि जैसी संगति में आप रहते हैं वैसा ही आपकी बुद्धि होती जाती है। वो डॉग की पोटेंशियल कार्निवोर्स वाली है, वो मांसाहारी है, लेकिन वो घास खा रहा था। क्यों? क्योंकि शुरू से उसका जो ब्रिंग एंड ब्रॉट अप हुआ है वो उसी बकरियों के बीच में हुआ है। तो वो अपने आप को क्या समझ रहा है? हर्बीवोर्स। क्योंकि उसने अपने दोस्तों को घास खाते देखा है, वो वही खा रहा है। तो यहाँ पर चीजों का मतलब ये है कि आप अपने तरह के लोगों को ढूंढिए। अगर आप पॉजिटिव साइड से देख रहे हैं ना, तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। और हम क्या करते हैं, हम अपने आप को, अगर जरा सी 1% नेगेटिविटी आती है ना, और सामने वाला हमसे ज्यादा अगर नेगेटिव है ना, हम उसका साथ देने लगते हैं। हाँ भाई, बड़ा तकलीफ है। अच्छा, आपके घर में भी ये तकलीफ है? हाँ भाई, ये चीज और तकलीफ है। तो हम क्यों नहीं उसके ब्राइटर साइड को देखने की कोशिश करते हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर दिन के बाद रात आती है, तो रात के बाद दिन भी तो आता है। अगर एक सिक्के में एक हेड होता है तो एक टेल भी तो होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव साइड है तो उसका नेगेटिव साइड भी तो है। तो नेगेटिव ही क्यों देखेंगे हम, पॉजिटिव क्यों नहीं देखेंगे? गिलास आधा भरा हुआ है तो हम आधा खाली वाले पोर्शन को क्यों देखें? हम ये देख करके खुश क्यों ना, अरे वाह, गिलास आधा भरा भी है। तो चीजों को देखने का नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। हैव एन ऑफिस एरिया। हम कहते हैं हम अपने बिजनेस के खुद बॉस हैं। तो अगर हम बॉस हैं, और अगर हम वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस फुली वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पर क्या आपको नहीं लगता है कि हमारा एक ऑफिस एरिया घर में भी होना चाहिए? नॉर्मली हम लोग बात करते हैं मैजिक कॉर्नर्स की, मतलब हमारे एटमी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले एरिया होना चाहिए। तो वैसे ही आपके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, आपका जो फाइल है, फोल्डर है, आपका लाइफ सिनेरियो है, आपकी जो डायरी है, आपका जो कैटलॉग है, आपका जो पैम्पलेट है, आपके जो अदर रिकॉर्ड्स है जिसको आपने फोल्डर में अगर बना करके रखा हुआ है, तो वो सबको रखने के लिए भी तो प्रॉपर एरिया आपको चाहिए ना, कि कहीं भी आप उसको घुसा दोगे। क्योंकि जैसा हम सिस्टमेटिक काम करेंगे ना, वैसा ही उसका आउटपुट मिलता है। अगर आप एक ओन बॉस की तरह फील करना चाहते हो, तो एक ओन बॉस की तरह प्रोफेशनल भी बनिए। वो बॉस वाला एटीट्यूड लेकर के आइए कि मिस्टर शर्मा, ये फाइल यहाँ क्यों रखी है, ये फाइल यहाँ होनी चाहिए। मिसेस वर्मा, आपकी फाइल आपको आज 8 बजे के करीब इनसे बात करनी थी, आज आपको 8 बजे ये सेशन लेना था, तो आप 8:05 पे जूम मीटिंग में क्यों आई? ये खुद के लिए आपका चैलेंज होना चाहिए। एक ऑफिस एरिया, एक परफेक्ट काम करने का वो एरिया अपने घर में हम लोग बनाते हैं, तो होता क्या है कि जब आप उस सिचुएशन में होते हैं ना, तो यू फील लाइक दैट।
आप किचन में, अब मैं किचन में रहती हूँ ना, तो मेरे को वो हाउसवाइफ वाली ही फीलिंग आती है। मैं स्कूल में रहती हूँ तो एक एटीट्यूड वाली फीलिंग आती है, टीचर वाली फीलिंग आती है। और मैं जब घर पे आती हूँ तो एज एन मॉम मतलब बहुत सारी मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट जब मैं जूम सेशन में आती हूँ तो बी अ प्रोफेशनल ट्रेनर के हिसाब से मैं आती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाले मुझे नोटिस कर रहे हैं। तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो वहां पर पड़ता है, और ये पड़ता है आपके ऑफिस एरिया को क्रिएट करने पे भी। तो सभी लोगों के पास घर में वो एक छोटा सा ही कॉर्नर हो, एक टेबल ही क्यों ना हो, बट वो एक टेबल परफेक्टली होनी चाहिए, जहां पर आपके एटमी से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड हर एक मटेरियल रखने का एक जगह हो। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर जगह होना चाहिए। आपके अगर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं तो उनका भी एक कॉर्नर होना चाहिए। आपका अगर फाइल रिकॉर्ड अगर है तो उसके लिए ड्रॉर्स होने चाहिए। यानी सिस्टमेटिक तरीके से आपके पास एक प्रॉपर कॉर्नर घर में होना चाहिए व्हेन यू आर एट अ वर्क फ्रॉम होम। तब वो फीलिंग आएगी, और तब आप जिस पोटेंशियल के साथ काम करेंगे उसका अलग ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बी इन्वॉल्व, अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। आप जितना ज्यादा टीम में इन्वॉल्व होंगे ना, टीम के लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। और हर समय अपनी टीम पर प्रेशर क्रिएट ना करके, बल्कि टीम के प्रेशर को लो करने का भी काम करें। टीम को ये लगना चाहिए कि मेरा लीडर मेरे सपोर्ट के लिए खड़ा है, मेरा लीडर वहां पर हिटलर बनने के लिए नहीं खड़ा। तो टीम में इन्वॉल्व होने की कोशिश करनी है हम लोग। मोस्टली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, स्टिमुलेट प्रोडक्शन के लिए, वहां पर होता है कई बार हम लोग अपनी टीम को इन्वॉल्व करने के लिए। जैसे अभी अगर हम एटॉमी की बात करें तो एटॉमी ने हमारे को इन्वॉल्व रखने के लिए क्या किया, अभी जो हमारा सक्सेस सेमिनार होने वाला है उसमें कॉन्टेस्ट रख दिया कि अगर आप एक अच्छे सिंगर हो, अगर आप एक अच्छे डांसर हो, अगर आप एक अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो, आपके पास कोई भी टैलेंट है, तो आप उसे जाकर के स्टेज पर शो कर सकते हैं। ये क्या है? आपको इन्वॉल्व करना है। वही चीज आपको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है, अपने जो भी आपके मेंबर्स हैं उनके साथ। तो ये आपका मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है, या आपका वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है, ये टाइम टू टाइम उनके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो सकता है। इवन अगर आप मिल करके कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। बट दूर के जो भी एसोसिएट्स हैं उनके साथ ये पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पर आप उनको कॉल करके कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह हैं तो उनमें भी अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करते रहिए। डेली रूटीन्स मतलब घर के दिनचर्या नहीं, आपका जो खुद का बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपने आज नया फाइंड आउट किया है, उनको उसमें इन्वॉल्व करिए। वो ये देखते हैं कि मेरा लीडर कितना एक्टिव है। और फिर उन्हें हो सकता है कि बहुत सारे लोग उन चीजों को देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ग्रुप में एज अ साइलेंट पर्सन की तरह हो। बट एक फेज ऐसा आएगा जब वो शायद इस चीज पर फोकस करने लगेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी तीसरे चौथे ने उनको वो चीज बताई कि भाई एटॉमी का नाम सुना है, मैंने ना एक बिजनेस ज्वाइन किया। नॉर्मली ये सभी लोग इंट्रोड्यूस ऐसे ही करते हैं, मैंने ना एक बिजनेस ज्वाइन किया। तो उसको आएगा अरे मैं तो उसी ग्रुप में हूँ भी। तो उसको लगेगा, क्योंकि सामने से अगर आप किसी के कंसर्न की बात करेंगे ना, उसको नहीं समझ में आता है। तो वो क्या होना चाहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हर दिन अपने टीम के लिए कुछ नया ढूंढ कर लेकर के। अब जैसे हिमोहिम अभी हम लोगों का लॉन्च हुआ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कुछ भी नए जो भी टेस्टिमोनियल्स हैं, चाहे वो किसी दूसरी कंट्री के हो या अपने हिमोहिम से रिलेटेड, या अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे ऑन एयर हैं उन सभी से रिलेटेड नए एडवर्टीजमेंट्स को क्रिएट करना। ओवरऑल मेरी टीम को इन्वॉल्व करना कि देखो मैं कर रही हूँ, तो आप क्यों बैठे हो। और यही आपको भी टीम में इंट्रोड्यूस करना है कि मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप क्यों बैठे हो। तो क्या करना है, हमको वैल्यूज ऐड करने हैं टीम में, क्योंकि वहां पर टीम के साथ आप इन्वॉल्व होंगे तभी आपकी टीम आपके साथ इन्वॉल्व होगी। एंड द लास्ट इज लर्न टू हैंडल मनी इंटेलिजेंटली। पहले भी मैंने बोला था कि अगर उन 9 चीजों को हमने फॉलो कर लिया शिद्दत से, ईमानदारी से, तो पैसा नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन सारी 9 चीजों को अगर आप सभी लोगों ने करा है तो पैसा तो आएगा ही आएगा, और जो अभी ऑलरेडी कर रहे हैं उनके पास आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, उस आते हुए पैसे को भी इंटेलिजेंटली आपको उसे एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करने के लिए भी थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत होगी, जिसपे ऑलरेडी मैंने एक सेशन भी लिया हुआ है।
और लिंक भी आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल का है, तो वहां पर आप लोग जाकर के उसको एक बार देख भी सकते हैं फिर से। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, उस फाइनेंशियल लिटरेसी की भी जानकारी रखनी है कि भाई पैसा आ तो रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करना है। नॉर्मली शुरू के फेज में हमें क्या करना होता है, जो भी आपकी इनकम आ रही है एटॉमी से ना, उसको रोटेशन में लेकर के आइए। रोटेशन इन द सेंस, इस महीने अगर मेरे को 3,964 रुपए मिले, तो वो 3,964 रुपए को मैं उसी बिजनेस में दोबारा से डाल दूंगी, फिर कोई नया प्रोडक्ट उससे खरीद लूंगी, और फिर नेक्स्ट मंथ या उसी मंथ में सेकेंड फेज में, या जो भी, जब भी मेरी फिर 3,964 वाली फिर मैं, तो मुझे क्या करना है, उसी पैसे को वाइजली रोटेट करना है। ऐसा नहीं कि 4,000 मिला तो 4,000 की पार्टी कर ली, नहीं। शुरू में हमेशा वाइजली आप करिए, फिर जब आपके पास लगता है कि आपका पैसा इतना ज्यादा हो चुका है, तो वहां पर मनी फ्लूइडिटी पे कंसंट्रेट करिए। उनके इन्वेस्टमेंट के लिए आप अलग अलग तरीके से, जो कि फाइनेंशियल लिटरेसी वाले सेशन में मैंने बताया है कैसे आप उसको कर सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। और उससे ज्यादा भी अगर आपके पास पैसा आपके संभाले नहीं संभल रहा है, तो अब आप चैरिटी के लिए तैयार हैं अपनी टीम के साथ। अदर बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिनके साथ आप चैरिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार करिए। लेकिन शुरू में पैसे को वाइजली, इंटेलिजेंटली इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आए हुए पैसे को ही रोटेट करना। जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा, आपने उसको रिटेल अगर कर दिया है, तो उस रिटेलिंग से जो आपको पैसा मिला उसको दोबारा से रिटेल में डाल दीजिए, मतलब सेल में डाल दीजिए। मान लीजिए 1,711 रुपए का आपने पेस्ट खरीदा था, उसके साथ आपको ब्रश मिला, और दोनों को लेकर के आपने कुछ 2,500 3,000 तक में सेल कर भी दिया। 2,200 समथिंग आपने लगाया, और 2,500 या 2,700 जो भी आपने अपना मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को निकाला है अपना अमाउंट, फिर उसको उसमें डाल दीजिए, और फिर उससे कोई और प्रोडक्ट मंगाइए, और फिर उसको रोटेट करते रहिए। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका घर से एक पैसा अलग से लगेगा नहीं, और जितना आपने उसमें लो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वही आपका रोटेट होता जाएगा, और आपका काम भी वहां पर होगा। यानी कि आपके पास, कई बार हम लोग क्या करते हैं, ऑफर्स में प्रोडक्ट उठाते हैं और एमआरपी रेट पर करके, या डिस्ट्रीब्यूटर पे, या जैसे भी हम अपना परसेंटेज ऑफ का रख के, डिस्काउंट प्राइस रख के, जिस भी तरीके से हम सेल को करते हैं, तो वो क्या चीजें हैं, वो एक इंटेलिजेंटली आपका मनी हैंडलिंग है। तो आप इस तरीके से भी अपने बिजनेस को लो कॉस्ट से नो कॉस्ट तक लेकर के जा सकते हो, जिसमें अभी अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो मैं नो कॉस्ट पे बिजनेस कर रही हूँ। मैंने जितना अभी तक लगाया है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा निकल चुका। तो यही चीज हम सभी लोग को करनी है। शुरू में एक लो इन्वेस्टमेंट से आपको शुरू जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस है तो इन्वेस्टमेंट मांगता है, और उसको आपने अकॉर्डिंगली वाइजली करना है। अब यहाँ पर सारी चीजें हमारी हो गई। तो अब एक है कि अपने बिजनेस को एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फिर से रिकॉल करती हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस नौ सारी चीजों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं, कि अगर किसी का इसमें छूट गया हो तो आप उसको कैसे देखेंगे। तो ये 9 चीजों में से 10 चीजें, 10 चीजों में जो आपके सक्सेस टिप्स थे वो थे आपके: बी अ गोल सेटर, बी अ लिस्ट मेकर, बी इंथुजियास्टिक, फोकस ऑन आस्क, एक्सपेक्ट नोस, शेड्यूल योर टाइम, बी पॉजिटिव, हैव एन ऑफिस एरिया, बी इन्वॉल्व, एंड मनी इंटेलिजेंट। और इन सारी चीजों के उसमें आपको स्मार्ट गोल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ये सारा आपका रिवाइज है। इन सारी चीजों में से अगर आप पूरे 9 के 9 चीजों को फॉलो करते हैं, तो मनी विल लीड यू पॉजिटिवली। पैसा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो एटॉमी में फिक्स है। और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ इस बिजनेस को आगे करते हुए चल रहे हैं। और इसी के साथ मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों से थैंक यू करूंगी, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट छोटा सा रहेगा कि मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे पेज है मेरा एटॉमी वुमनिया के नाम से, फेसबुक पे ग्रुप है एटॉमी वुमनिया के नाम से, और ऑफिशियल अकाउंट मेरा फेसबुक पे शिखा एटॉमी के नाम से है, तो आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।